हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि लोग अच्छे हो। चलिए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली क्या है। प्रश्नावली क्या है, इसके प्रकारों के बारे में जानेंगे, इसके क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके कमियां हैं, प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए तथा इसमें क्या सुधार होने चाहिए, ये सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रश्नावली है क्या। चलिए, व्यक्तित्व संबंधी आंतरिक गुणों के ज्ञान के लिए उस गुण विशेष से संबंधित प्रश्न चुनकर प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है जो उनका मापन अधिक अच्छी तरह से कर सके। क्या कर सके? तो जो उनका मापन सबसे अच्छे तरीके से कर सके वह प्रश्न को क्या किया जाता है? तो चुना जाता है। इस विधि में व्यक्तियों की प्रश्नावली दे दी जाती है, व्यक्तियों को प्रश्नावली दे दी जाती है जिन पर निर्देश भी दिए होते हैं। व्यक्ति को निर्देशानुसार प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होती है, अतः बहुत कम समय में अनेक व्यक्तियों का मापन करने के लिए यह एक क्या है? तो यह एक है जो उत्तम विधि है, यह एक उत्तम मेथड है। ये प्रश्नावलियां या तो व्यक्ति की सांवेगिक अस्थिरता का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होती है या फिर किसी विशिष्ट शील गुण का पता लगाने या रोग निदान करने के लिए होती है। प्रश्नावली एक प्रकार की स्वनिर्धारण मापनी ही है। व्यक्ति विभिन्न पदों के माध्यम से यह निर्धारित करता है कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में वह किस प्रकार का व्यवहार करेगा, वह है जो किस प्रकार के व्यवहार करेगा। यद्यपि बाहर से यह विधि सरल प्रतीत होती है, लेकिन इसके निर्माण के लिए वैज्ञानिक रूप से इसके द्वारा आंकड़े एकत्रित करने में एक अच्छे प्रशिक्षण की क्या होती है? तो आवश्यकता होती है। प्रश्नावली में सही उत्तर एक ही होने से इसमें वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। प्रश्नावलियां सेल्फ रिपोर्ट टीचिंग टेक्निक के अंतर्गत आती है। जो प्रश्नावलियां है जो किसके अंतर्गत आती है? तो सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक का अनुसार अंतर्गत या फिर इसके अकॉर्डिंग आती है। प्रश्नावली के विभिन्न प्रकार। अब जानिए कि प्रश्नावली के कितने प्रकार हैं। तो इसके वेरियस टाइप है, यानी विभिन्न प्रकार है। पहला तो आपका हो जाएगा, रचना के आधार पर प्रश्नावली को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला तो हो जाएगा संरचित प्रश्न समूह, संरचित प्रश्न समूह। दूसरा हो जाएगा असंरचित प्रश्न समूह। संरचित प्रश्न समूह क्या है? तो सॉरी, संरचित संरचित प्रश्न समूह क्या है? एक संरचित होता है और एक होता है असंरचित होता है। तो संरचित प्रश्न समूह क्या है? तो संरचित प्रश्न समूहों में प्रश्नों के साथ संभावित उत्तर दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? तो संभावित उत्तर दिए जाते हैं। विद्यार्थी को इन उत्तरों में से एक उत्तर को चुनकर क्या होता है? तो देना होता है। जैसे आप लोग हिंदी में गद्यांश पढ़े होंगे, गद्यांश सबसे पहले आपको एक गद्यांश दे दिया जाता है और नीचे क्या चीज? तो नीचे उसके उत्तर उसमें से पढ़कर देना होता है। यानी एक शॉर्ट में गद्यांश दे देगा या फिर एक कविता दे देगा, कुछ दे देगा, उसमें से आपको पढ़कर आंसर देने के लिए कहेगा। तो ये होती है संरचित प्रश्न। तो इस प्रश्न समूहों को विद्यार्थी पर प्रशासित करना, अंकन करना तथा विश्लेषण करना क्या होता है? तो सुविधाजनक होता है। ये विद्यार्थियों के लिए है। इस प्रकार के प्रश्न समूह में विद्यार्थियों को दिए गए विकल्पों में से एक ही को चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि वे प्रश्न का उत्तर कुछ और ही देना चाहते हैं। उसके बाद है असंरचित प्रश्न समूह। असंरचित प्रश्न समूह क्या है? तो असंरचित प्रश्न समूह में प्रश्नों के उत्तर में किसी प्रकार का विकल्प नहीं दिया जाता है और संरचित वाला में आपको विकल्प दे दिया जाएगा, 4 को 5 को विकल्प दिया जाएगा और इसी में से आपको चूज करके लिखना होता है, जिसको बोला जाता है MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेकिन असंरचित जो प्रश्न है उसमें ऐसी कोई
बात नहीं होती है, उसमें ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है, यानी उसी ऑप्शन को चुनने पर आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। आप अपने इच्छा अनुसार जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग या फिर अपने तरह से उसका आंसर है जो आप दे सकते हैं। तो ये था असंरचित प्रश्न समूह। इसलिए इन प्रश्न समूह के द्वारा विद्यार्थियों को स्वतंत्र विचार तथा भावनाओं को जानने में क्या होती है, तो सुविधा रहती है, परंतु इस प्रकार से प्राप्त उत्तरों का अंकन तथा परिणामों का विश्लेषण करने में क्या रहती है, तो असुविधाजनक होती है, क्योंकि अनेक जो विद्यार्थी हैं जो अनेक तरह से अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं, अनेक तरह से अपने उत्तर को लिखते हैं, लेकिन जो एमसीक्यू जो प्रश्न होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक ही 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक सही उत्तर देगा, उसी में से विद्यार्थियों को चूज करने के लिए बाध्य होता है, मतलब जो आंसर उसमें जो सही है वही आंसर उसको चूज करना होता है। तो इस प्रकार है जो अंकन करने में सुविधा होती है, लेकिन यह है जो असुविधाजनक है उतना सुविधा नहीं होती है। उसके बाद है प्रश्नावली की विशेषताएं। इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इसके अनेक व्यक्तियों का अलग इसके द्वारा अनेक व्यक्तियों का अल्प समय में ही अध्ययन किया जा सकता है कि वह व्यक्ति है जो अभी तक कहां तक पहुंचा है पढ़ाई में। तो प्रश्नावली द्वारा कम खर्चे में ही अधिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। प्रश्नावली के प्रयोग से साक्षात्कार के दोषों को दूर किया जा सकता है। इनके द्वारा गोपनीय सूचनाएं भी प्राप्त की जा सकती है। उत्तरदाता को समय अधिक मिलने से वह सोच विचार कर क्या होती है, तो सही जानकारी देती है, उत्तर देती है। उसके बाद प्रश्नावली के द्वारा व्यापक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से दूर स्थानों पर रहने वाला व्यक्तियों को भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों हेतु कराया जाता है या फिर किया जाता है। प्रश्नावली में प्रश्नों को सरल एवं स्पष्ट रूप में लिखा जाता है। यह प्राथमिक सामग्री प्राप्त करने के लिए एक क्या है, तो एक है जो अप्रत्यक्ष विधि है, यानी इनडायरेक्ट मेथड है। उसके बाद इसके कुछ कमियां हैं। इसके क्या क्या कमियां हैं, तो प्रश्नावली द्वारा संवेगात्मक बातों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रश्नावली द्वारा अपूर्ण सूचनाएं ही प्राप्त होती है। एक ही व्यक्ति द्वारा 2 बार अलग अलग उत्तर देना, कभी कभी उत्तरदाता लापरवाही एवं जल्दीबाजी के कारण प्रश्न का उत्तर स्पष्ट लिख देते हैं, जिनको पढ़ने में जो संधानकर्ता को अत्यंत क्या होती है, तो कठिनाई होती है। प्रश्नावली में सार्वभौमिक प्रश्नों की रचना करना क्या होती है, तो अत्यंत कठिन होती है। उसके बाद है प्रश्नावली को प्रयोग में लाते समय सावधानियां, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, तो आप लोग सबसे पहला जो सावधानियां है वह हो जाएगा कि प्रश्नावली का उपयोग तभी किया जाए जबकि ऐसा करना क्या हो, तो उपयुक्त हो। प्रश्नावली का निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्नावली प्रयोग में लाने से पूर्व विद्यार्थियों को विश्वास में लिया जाना चाहिए ताकि ये विश्वसनीय व यथार्थ उत्तर दे सके। ऐसे कथनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति के अतीत या वर्तमान जिंदगी से संबंधित हो या फिर उसके भावनाओं को ठेस पहुंचे। तथ्यात्मक यानी फैक्चुअल प्रश्न नहीं करने चाहिए, जैसे ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। डबल मीनिंग प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। प्रश्नावली के उचित एवं आकर्षक आकार प्रकार पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जो सभी के लिए लागू हो, जैसे क्या तुम सदैव चिंतित रहते हो, तो ये तो सब के लिए लागू रहेगा, हाँ यस, ये तो कोई नहीं कहेगा कि नहीं। उसके बाद प्रश्नावली को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव, इसके लिए क्या क्या सुझाव है, तो प्रश्नावली को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव है जो निम्नलिखित है। पहला, प्रश्नों की संख्या आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिससे कि उत्तर देने वाला जो व्यक्ति है, विद्यार्थी है, उसे कम समय लगे। प्रश्न समूह के साथ एक व्याख्या पत्र होना चाहिए जिससे प्रश्न समूह के उद्देश्य का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाए। उत्तर देने वाले को उत्साहित करने के लिए कुछ शब्द लिखे जाएं। प्रश्न समूह व्यक्ति के किसी एक विशेष पक्ष से संबंधित होना चाहिए। इससे एक ही प्रसंग से संबंधित प्रश्न पूछने पर विद्यार्थी अपना ध्यान ठीक प्रकार से विषय पर क्या करता है, तो केंद्रित करता है तथा उसके व्यक्तित्व के अपेक्षित विशेष पहलू की जांच ठीक प्रकार से हो सकेगी।
अनेक अर्थों वाले कथनों को नहीं लिखना चाहिए जिनके अनेक अर्थ हो, तथा कथन क्या होना चाहिए, तो संक्षिप्त होना चाहिए। इस प्रकार के कथनों का प्रयोग करना चाहिए जो विद्यार्थी के वर्तमान जीवन से क्या संबंधित हो। तो ये था आपका प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली के क्या कमियां हैं, प्रश्नावली के क्या उद्देश्य हैं, इससे क्या लाभ हैं, ये सब के बारे में आप लोग जान चुके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ।